हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल इंग्लिश सीखो में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ईपीसी 15। तो आज कोर्स ईपीसी क्लास 15 है फ्रेंड्स, इंग्लिश प्रोग्रामिंग कोर्स कक्षा 15। तो इसमें आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है प्रेपोजिशन। ओके, प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशन क्या होती है फ्रेंड्स? प्रेपोजिशन का मतलब होता है, हिंदी में इसे कहा जाता है संबंध सूचक। संबंध यानी रिलेशन को बताने वाला। तो कौन से रिलेशन के बारे में ये बताता है? रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन में क्या संबंध है, इस बात का ज्ञान हमें प्रेपोजिशन से होता है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा प्रेपोजिशन हमें व्यक्ति, स्थान, वस्तु के बारे में टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन का ज्ञान करवाती है। यानी कि समय, स्थान एवं दिशा का ज्ञान हमें इनसे होता है। इन शब्दों को प्रेपोजिशन कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रेपोजिशन क्यों इंपॉर्टेंट है। व्हाई द प्रेपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज प्रेपोजिशन का इस्तेमाल वाक्य में एक्स्ट्रा पीसेस को बनाने के लिए किया जाता है। एक्स्ट्रा पीस का मतलब होता है दोस्तों, वाक्य में आने वाला जो आपका एक्स्ट्रा पीस बनता है, उसके लिए हम प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, यहां पर देखिए आप, एक सेंटेंस है, राम फुटबॉल खेलता है। दिस इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, राम फुटबॉल खेलता है। लेकिन अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें एक्स्ट्रा पीसेस को ऐड करना शुरू करते हैं। और मैं आपको ये कहता हूं कि राम शाम को 5 बजे अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो मेन सेंटेंस है, राम फुटबॉल खेलता है, ये हमारा मेन सेंटेंस वही सेंटेंस है जो पहले वाला है। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा पीसेस आ गए हैं, शाम को 5 बजे अपने दोस्तों के साथ। तो यहां पर 3 एक्स्ट्रा पीसेस आ चुके हैं। ओके, इन्हीं के कारण हमारा जो वाक्य है वो हमें काफी लेंथी दिखाई देता है। ओके, बट जब भी आप वाक्य को बनाना चाहते हैं, कंपोज करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप अपना मेन सेंटेंस बनाते हैं, राम फुटबॉल खेलता है। द इंग्लिश विल बी राम प्लेज अ फुटबॉल। ओके, दैट विल बी योर ट्रांसलेशन। राम प्लेज अ फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। कब खेलता है? शाम को। सो यू कैन राइट हियर इन इवनिंग और एट इवनिंग, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन इवनिंग 5 बजे, 5 बजे का मतलब है 5 बजने पर। सो यू राइट द सेकंड प्लीज, एट 5 o'clock, एट 5 o'clock। ओके, अपने दोस्तों के साथ। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी एक प्रेपोजिशन है, के साथ, तो हम यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, विद हिज फ्रेंड्स। तो आपने देखा कि इतना जो सेंटेंस हमें लेंथी लग रहा था, कितनी आसानी से हमने उसको बना दिया। आपने क्या किया, पहले आपने मेन पार्ट्स को बनाया, उसके बाद हमने प्रेपोजिशन के साथ सभी पीसेस को 1 by 1 इसमें ऐड कर दिया और हमारा वाक्य कंपोज हो गया। तो प्रेपोजिशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका इस्तेमाल लेंथी वाक्य को बनाने के लिए किया जाता है। इवन स्पीकिंग में भी प्रेपोजिशन का बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए सीखते हैं प्रेपोजिशन को सही तरीके से इस्तेमाल करना, कि प्रेपोजिशन का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाता है। लेट्स स्टार्ट।
देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इन का प्रयोग। तो इन का मतलब भी होता है में या फिर के अंदर। ओके, तो किसी भी चीज के इंटरनल एरिया को जब आप दिखाना चाहते हैं, आंतरिक एरिया को, अंदरूनी हिस्से को, अंदरूनी भाग को आप दिखाना चाहते हैं, तो वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। ओके, पहला केस ये केस है, आपको इस केस स्टडी को याद रखना पड़ेगा। दूसरा केस होता है किसी सीजनल टाइम को अगर आप व्यक्त करना चाहते हैं। सीजनल टाइम का मतलब होता है ऋतु। ऋतु है हमारी 5 है, सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़ और सावन। ये हमारे सीजन है। तो जब आप सीजनल टाइम को दिखाना चाहते हैं तो वहां पर भी इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है फ्रेंड्स, जब आप का समय इशारे में दिया गया है, जैसे सुबह को आना, ठीक है, सुबह को आना, कम इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे सिर्फ सुबह की तरफ इशारा कर दिया गया है कि सुबह को आना, आपको डेफिनेट टाइम नहीं बताया गया है। ओके, इसके अलावा बिग सिटीज, जितने भी बिग सिटीज होते हैं उन सभी सिटीज नेम के साथ हमेशा इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आई लिव इन चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ में रहता हूं। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। आई लिव इन बॉम्बे, मैं बॉम्बे में रहता हूं। तो ये सभी क्या है, बिग सिटीज हैं, फेमस सिटीज हैं। तो इनके साथ हमारा इनका यूज किया जाएगा। तो आपको ये बात फ्रेंड्स क्लियर होगी। ओके, जैसे इंटरनल एरिया, अब इसके एग्जांपल भी हम समझ लेते हैं साथ के साथ। देखिए यहाँ पर एग्जांपल, फर्स्ट देखिए इंटरनल एरिया का एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर पहले। जैसे नेहा कमरे में है, सो यू हैव टू राइट नेहा इज इन हर रूम। नेहा अपने कमरे में है, नेहा इज इन हर रूम। तो यहाँ पे देखिए इन आ गया, क्योंकि कमरे के इंटरनल एरिया को दिखाने की बात की जा रही है, कमरे के अंदरूनी एरिया की हम बात कर रहे हैं। देखिए सेकंड देखिए, नाइट्स आर लॉन्ग इन विंटर, सर्दियों में रातें लंबी होती हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर हमने क्या किया, हमने एक सीजनल टाइम को दिखाया है, एक सीजनल टाइम को यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर इन आ गया है। और थर्ड पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कम इन द मॉर्निंग, सुबह को आना, कम इन मॉर्निंग। तो आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग की तरफ इशारा किया गया है, कोई डेफिनेट टाइमिंग नहीं बताई गई है। इसी तरह से फोर्थ पे हम देखते हैं बिग सिटीज, लाइक आई लिव इन चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ में रहता हूं। आई लिव इन दिल्ली। तो यहां पर बिग सिटी का नाम था, इसलिए यहां पर इनका प्रयोग किया गया है। तो इसी तरह से आपने देखा कि इनका जो प्रयोग है वो इन सभी केसेस के लिए किया जाता है। आपको ये केस अच्छे से याद करने हैं एंड आप इसको इस्तेमाल कर पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रेपोजिशन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। तो हमारा अगला जो प्रेपोजिशन है दैट इज एट का प्रयोग। एट का मतलब फ्रेंड्स पर होता है, और इसका जो यूज है, पहला यूज टाइम के लिए किया जाता है। ओके, जैसे 5 बजने पर, एट 5 o'clock, राइट फ्रेंड्स, जैसे एट 5 o'clock, 5 बजने पर। दूसरा इसका जो प्लेस है, यूज है, वो किसी प्लेस यानी स्थान को दिखाने के लिए, किसी जगह को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे मैं बस स्टैंड पर खड़ा हूं, एट बस स्टैंड, राइट फ्रेंड। इसके बाद इसका तीसरा यूज, अगर आप किसी स्लम, कॉलोनी, टाउन को दिखाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप किसी झुग्गी झोपड़ी, किसी बस्ती, किसी छोटे नगर को दिखाना चाहते हैं, तो वहां पे एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं मलोया में रहता हूं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हिंदी में आपको में सुनाई दिया, लेकिन इंग्लिश में आपको यहाँ पे एट इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मलोया एक कॉलोनी है, एक बस्ती है, शहर नहीं है। ओके, तो आप यहाँ पर बोलेंगे आई लिव एट मलोया, मैं मलोया में
रहता हूँ। लेकिन अगर आप पब्लिक सेंटेंस करते हैं, आप ये कहते हैं कि मैं मलोया चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो यू से आई लिव एट मलोया इन चंडीगढ़। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से एट का प्रयोग किया जाता है। और नॉन फिजिकल टच, नॉन फिजिकल टच मतलब जब दो चीजों में फिजिकली टच नहीं होता तो वहां पर भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे भिखारी दरवाजे पर खड़ा है, देखिए केस को समझिए। भिखारी दरवाजे पर खड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दरवाजे से चिपका हुआ है, वो दरवाजे के सामने खड़ा है। दरवाजे में और भिखारी में कोई फिजिकल टच नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, बेकर इज स्टैंडिंग एट डोर। ओके फ्रेंड्स, so you can write there the beggar is standing at door। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर at का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज है ऑन। तो ऑन का मतलब होता है फ्रेंड्स पर। ऑन का प्रयोग फिजिकल टच के लिए किया जाता है जब दो चीजों में फिजिकल टच होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, किताब मेज पर है, बुक इज ऑन टेबल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किताब की जो स्किन है और जो मेज की स्किन है, टेबल की जो स्किन है, वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फिजिकल टच होने के कारण ऑन का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, अगर आप किसी डे या डेट्स को मेंशन करना चाहते हैं, किसी दिन या तिथि को मेंशन करना चाहते हैं, तो वहां पर भी ऑन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ऑन मंडे, सोमवार को, ओके, सोमवार को, या फिर आप ये कह सकते हैं ऑन 2 जुलाई, राइट। तो जब भी आप दिन या डेट मेंशन करते हैं तो वहां पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। तीसरा हम यूज करते हैं किसी भी फेस्टिव या फेस्टिवल के लिए। जब भी आपको कोई फेस्टिवल या फेस्टिव यानी तीज या त्योहार की आप बात करते हैं तो वहां पर भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑन दिवाली, दिवाली पर, ओके, ऑन होली, होली पर। तो इस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं। चलिए 2 प्रेपोजिशन और देखते हैं, उसके बाद ये प्रेपोजिशन का जो चैप्टर है फ्रेंड्स ये अभी कंटिन्यू रहेगा। जो इसके आगे सभी वीडियोस आएंगी वो इन्हीं से रिलेटेड रहेंगी। आपको इन्हें बहुत डीपली सीखना है, अच्छे से सीखना है, ताकि जब हम मेन कोर्स में एंटर करें तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। 3 हो चुके हैं, अभी हम 4th की तरफ चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो फोर्थ प्रेपोजिशन है दिस इज बिफोर। ओके, देखिए बिफोर का जो प्रयोग है वो 2 चीजों के लिए किया जाता है। एज ए कनेक्टर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बिफोर का जो मतलब होता है वो मतलब होता है से पहले, से पहले या के पहले। तो जब से पहले और के पहले होता है तो इसका यूज समय यानी टाइम को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे तुम 2 बजे से पहले आना। ओके, कम बिफोर 2 o'clock, कम बिफोर 2 o'clock, 2 बजे से पहले आना। तो यहाँ पे हमने समय को दिखाया है। इसी तरह से इसका मतलब के सामने भी होता है। के सामने जब इसका मीनिंग होगा तो ये किसी चीज की पोजीशन को दिखाता है फ्रेंड्स। जैसे वह मेरी आंखों के सामने बैठी थी। So you can write she was sitting before my eyes. She was sitting before my eyes. Okay, वो मेरी आंखों के सामने बैठी थी। She was sitting before my eyes. Okay, so इस तरह से टाइम और पोजीशन के लिए बिफोर का प्रयोग किया जाता है। एंड 5th प्रेपोजिशन में हमारे पास आता है आफ्टर। तो आफ्टर का मतलब भी 2 मीनिंग होते हैं फ्रेंड्स। एक होता है के बाद, जब के बाद होगा तो ये टाइम को दिखाएगा। जैसे 2 बजे के बाद आना, सो यू कैन राइट कम आफ्टर 2 o'clock, 2 बजे के बाद आना। ओके,
और इसी तरह से के पीछे फ्रेंड्स पोजीशन को दिखाएगा जब हम पोजीशन की बात करेंगे। जैसे बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही थी, ओके, तो यहां पर आ जाएगा कैट वॉज रनिंग आफ्टर रैट, ओके, के पीछे दौड़ रही थी। और जब हम इसे के पीछे में इस्तेमाल करते हैं तो इसमें नो फिजिकल टच होता है, यानी कि फिजिकली टच नहीं होती दोनों चीजें। जैसे बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही थी तो बिल्ली और चूहे में कोई टच नहीं है, उनके बीच में एक लंबा डिस्टेंस है, गैप है, ओके फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं 6 पर। 6 प्रेपोजिशन है हमारी सिंस, जिसका मतलब होता है से या से लेकर या फिर जब से तब से। सिंस का प्रयोग फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, यानी कि ऐसा समय जो इशारे में हो, जिसकी हमारे पास कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है। जैसे बचपन से लेकर, अब बचपन में कब की बात की जा रही है ऐसा हमें ज्ञात नहीं होता। मैं सुबह से घर पर हूं, अब सुबह से घर पर हूं, सुबह कब से, 8 बजे से, 9 बजे से, 10 बजे से, 5 बजे से या 7 बजे से, ऐसा ज्ञात नहीं होता। तो ऐसे समय को दिखाने के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। बच्चा रात से भूखा है, तो रात से भूखा है, रात कब से, 8 बजे से, 9 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से कि 12 बजे से, ऐसा ज्ञात नहीं होता। तो ऐसे समय को दिखाने के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंस नाइट, इसका मतलब हो गया रात से या फिर रात से लेकर, ओके। और इसके अलावा अगर आपको कहीं पर क्लॉक साउंड सुनाई देता है, क्लॉक साउंड का मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर आपको हिंदी में बजे सुनाई देता है तो वहां पे सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे 4 बजे से, तो यहां पर लगेगा सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock, 4 बजे से या 4 बजे से लेकर। तीसरा इस्तेमाल होता है अगर आपको कहीं पे सन सुनाई देता है कोई, लाइक 1925 से, तो यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, सिंस 1925, बिकॉज ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम है। मैं 1925 से दिल्ली में रहता हूं, तो 1925 की तरफ आपने इशारा तो किया, मगर एग्जैक्टली आपने ये नहीं बताया कि किस महीने और किस डेट से आप वहां रहते हैं, सिर्फ आपने 1925 की तरफ इशारा कर दिया है, इसलिए यहां पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। तो 7 नंबर पे हमारे पास आता है 4, राइट फ्रेंड्स। 4, तो 4 का मतलब होता है से या से लेकर। से मीनिंग होता है दोस्तों, लेकिन इसका जो यूज है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम, देखिए आपको ये समझना है पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। बाउंड टाइम को हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, यानी जिसमें ऐसा समय जिसकी एक शुरुआत होती है और एक अंत होता है। जैसे मैं 1 घंटे से घर पर हूं, तो 1 घंटा एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है, तो आप यहां पर लिखेंगे फॉर एन आवर, ओके। मैं 5 मिनट से घर पर हूं, तो 5 मिनट एक पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 5 मिनट्स, ओके फ्रेंड्स। सो सिंपली अगर कहीं पर भी कोई न्यूमेरिकल टाइम या पीरियड ऑफ टाइम आता है तो वहां पर हम 4 का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको सिंपली याद रखनी है। अगर आप ऐसे याद रखना चाहते हैं तो आप सिंपली ऐसे भी याद रखते हैं। अगर आपका टाइम घंटे, मिनट, सेकंड में मेंशन है तो वहां पर हमेशा 4 का प्रयोग किया जाता है, ओके फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रेपोजिशन की तरफ। बिहाइंड, तो बिहाइंड का मतलब भी के पीछे होता है फ्रेंड्स, बट बिहाइंड का मतलब होता है कि किसी चीज के पीछे होना या छिपना बिहाइंड कहलाता है। और इसका इस्तेमाल फिजिकल टच के लिए किया जाता है, जहां पे
ओके, फिजिकली टच होता है। जैसे नेहा पेड़ के पीछे खड़ी है तो नेहा और पेड़ एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ओके, सो जैसे लाइक यू कैन राइट देयर नेहा इज स्टैंडिंग बिहाइंड ट्री। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस केस में फिजिकल टच है दो चीजों के बीच में। नेहा इज स्टैंडिंग बिहाइंड ट्री। मोहन दीवार के पीछे खड़ा है, मोहन इज स्टैंडिंग बिहाइंड वॉल। तो यहाँ पर दोनों में टच है, फिजिकल टच है फ्रेंड्स, ठीक है, क्लियर। तो इनविजिबल थिंग्स के लिए भी, अदृश्य चीजों के लिए भी कई बार हम बिहाइंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे समय के पीछे मत भागो, डोंट रन बिहाइंड द टाइम। तो टाइम को हम देख नहीं सकते फ्रेंड, एक अदृश्य चीज है वो। डू नॉट रन बिहाइंड टाइम, समय के पीछे मत भागो। तो यहाँ पर जो हमारा टाइम है वो एक अदृश्य इनविजिबल थिंग है, दैट इज वाई यहाँ पर बिहाइंड का प्रयोग किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। अगेंस्ट, नेक्स्ट प्रपोजिशन की तरफ, AGAINST। अगेंस्ट का पहला मीनिंग होता है फ्रेंड्स के खिलाफ या फिर के विरुद्ध। और भी मतलब है इसके, से लगकर, का सहारा लेकर, से चिपक कर। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे के सारे अगेंस्ट के मीनिंग है और इन सभी मीनिंग्स, इन सभी केसेस के लिए हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। पहला देखिए, आई एम अगेंस्ट वाइन, मैं शराब के खिलाफ हूं, पहला केस। ओके, देखिए दूसरा देखिए, शी वॉज सिटिंग अगेंस्ट वॉल, वो दीवार से लगकर बैठी थी। ओके, शी वॉज सिटिंग अगेंस्ट वॉल, वो दीवार से लगकर बैठी थी, मतलब दीवार का सहारा लेकर बैठी थी। ओके, और नेक्स्ट देखिए आगे, stand your bicycle against wall, दीवार से लगाकर अपनी साइकिल खड़ी कर दो। तो आप जब दीवार से लगाएंगे तो आपको दीवार का सहारा देना पड़ेगा, तो इसलिए वहां पर अगेंस्ट का प्रयोग किया जाएगा फ्रेंड्स। ओके, और जैसे देखिए से चिपक कर, जैसे आपसे कोई चिपक कर, लगकर या सहारा लेकर खड़ा है तो वो आप वहां पर भी अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, जैसे आप बस में बोलते हैं वाई यू स्टैंडिंग अगेंस्ट मी, आप मुझसे चिपक कर क्यों खड़े हो। तो इन सभी केसेस के लिए आपने देखा फ्रेंड्स कि यहां पर अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए एक और कर लेते हैं, देन कंप्लीट करते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आता है एक विद, एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है के साथ। ओके, तो देखिए विद का मतलब सिर्फ के साथ नहीं होता फ्रेंड्स, विद का मतलब के साथ और भी मीनिंग होते हैं। देखिए यहाँ पर वाला, वाली या फिर से, ये सभी जो हैं विद के कनेक्टिंग मीनिंग है, एक दूसरे से जुड़े हुए मीनिंग है। इसको हम केस के साथ समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए पहले के साथ वाला केस देखते हैं। जब भी के साथ इसका मीनिंग होता है तो ये किसी की कंपनी को दर्शाता है फ्रेंड्स, कंपनी को दिखाता है। कंपनी का मतलब होता है किसी का साथ। ओके, किसी के साथ को दिखाता है। जैसे नेहा रवि के साथ बाजार गई, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नेहा went to market with रवि। तो यहाँ पे हम दोनों के साथ को दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, कंपनी को दिखा रहे हैं दूसरे की कि वो उसके साथ बाजार गए। ओके, अब देखिए वाला वाली कैसे होता है। आई सो द गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, विद ब्लू आईज, जिसकी आंखें नीली थी। I saw the girl with the blue eyes, या आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने नीली आंखों वाली एक लड़की को देखा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वाला वाली में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
नेक्स्ट देखिए से। तो से का जब इसका इस्तेमाल कैसे होता है फ्रेंड्स, से में जब हम किसी टूल्स, वेपन्स, आर्म्स को प्रकट करते हैं, किसी औजार, हथियार, मशीन को प्रकट करते हैं, तो वहां पर भी विद का प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे someone killed him with a knife, किसी ने उसे चाकू से मार दिया। तो चाकू फ्रेंड्स क्या है, एक हथियार है, एक आर्म्स है, एक वेपन है। ओके, जैसे और देखिए राइट विथ पेंसिल, पेंसिल से लिखो, तो यहाँ पे आप देखेंगे पेंसिल एक क्या है, टूल है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से विद का प्रयोग किया जाता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज आप पेशेंस बनाए रखें, आने वाली जो वीडियोस होंगी वो और डीपली डेप्थ में होंगी, जहां पर आपको इंग्लिश के ऐसे ऐसे सीक्रेट्स आपको दिए जाएंगे जो किसी भी बुक्स में अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज जाने से पहले शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू वेरी मच।